हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, इसकी हम लोग फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स होती है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं एंड जो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स को परफॉर्म करते हुए कुछ चीजों का हम लोग को ध्यान रखना होता है। जनरल कंसिडरेशंस जो होती है वो हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। उसके 10 पॉइंट्स जो थे वो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले तो पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर सॉलिड्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर लिक्विड ओरल्स एंड सेमी सॉलिड्स वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन एक और टॉपिक हमारे पास आता है कि जो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स होती है कंप्लीट, उसके अंदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में क्या होता है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मेंटेन करने होते हैं, वो वाला टॉपिक हमारे पास रहेगा। तो उसके बाद में हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर सॉलिड्स। मतलब जैसे सॉलिड्स जो हमारे पास में होते हैं, टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए। ठीक है, तो जब हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पायलट प्लांट के ऊपर, तो उस टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इनकी जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, पहले तो हम लोग पायलट प्लांट के ऊपर इन्हें बना करके देखेंगे, उसके बाद में हम लार्ज स्केल पर बनाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, वही हमारी कंसिडरेशंस होती हैं। ठीक है, तो पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स को बनाते टाइम, ठीक है, पहले तो पायलट प्लांट पर बनाते टाइम, देन हम उनका स्केल अप करेंगे। उस टाइम पे हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, क्या क्या उसके अंदर हमें चीजें देखनी होती है उसे बनाते टाइम, वो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी हमारे पास में सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया, उसका हम पायलट प्लांट के ऊपर वहीं पर ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, जब हमारा यहाँ पर हमें पता चलेगा कि उसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सही से पूरा फॉर्मूला हमारा काम का है, तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसकी लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि पहले तो हम लोगों ने पायलट प्लांट पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट कर लिया कि हमारे पास में क्या क्या चीजें कितनी चाहिए, किस तरीके से हमारे पास में जो हमारा टैबलेट या कैप्सूल है वो बनेगा। उसके बाद में जब हम उसे लार्ज स्केल के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम लोग को हर एक एक स्टेप पर ध्यान रखना होगा सारी की सारी चीजों का, जिससे कि हमारा जो फाइनल टैबलेट या कैप्सूल बने वो प्रॉपरली सही फॉर्मूले के सही तरीके से बने। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पायलट प्लांट वाले मेथड को यूज करके हम लोग लार्ज स्केल पर कोई भी टैबलेट या कैप्सूल को बना रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास मेथड सेम है, इक्विपमेंट का टाइप जो है वो भी सेम है, लेकिन अगर हम लोगों ने इक्विपमेंट का साइज जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर हम लोगों ने क्या करा कि मटेरियल की जो क्वांटिटी है अगर हमने उसको भी चेंज कर दिया, तो उससे भी हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को हर एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मतलब जनरल कंसिडरेशंस हमारे पास में सॉलिड्स के लिए क्या रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास में ये आता है कि फाइनली जो हमारे पास में टैबलेट या फिर कैप्सूल बनी है, ठीक है, वो एफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब वो जो उनका जो भी उनकी फंक्शनिंग है, उनका जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्शन आना चाहिए वो आए, तो मतलब वो एफिशिएंट होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी जो है वो सही होनी चाहिए। देन वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि जितना कॉस्ट उस पर लगना है उससे ज्यादा लग जाए, मतलब जितना लगना चाहिए उतना ही कॉस्ट उसके ऊपर लगे। एंड रेगुलरली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, मतलब हमें जब भी उसको बनाना तो हम आराम से बना सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये आता है कि जो हमारी बिल्डिंग है कंप्लीट, जो पायलट प्लांट है उसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि उसकी मेंटेनेंस करना, मतलब उसे मेंटेन करना आसान हो, एंड साथ साथ उसके अंदर क्लीनलीनेस, साफ सफाई जो है वो भी अच्छे से हो सके। ठीक है, देन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, ठीक है, टैबलेट या कैप्सूल या किसी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म को हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या है कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए। अगर वो ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा तो हमें सामान को इधर उधर ले जाना जो है वो आसान रहेगा। ठीक है, कोई भी हमारे पास में चीज हम लोग को लानी है तो डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पर आएगी और उसके बाद में हम लोग इसे सीधे ही यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग के पास में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब वहां पर जो पायलट प्लांट है हमारे पास में, वहां पर माइक्रोबियल कंटामिनेशन को, मतलब जो माइक्रोब्स वगैरह हो जाते हैं उसकी वजह से जो कंटामिनेशन होता है उसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास फ्लोरोसेंट लाइटिंग फिटिंग्स होती है वो सीलिंग फ्लश टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, देन जो हमारा ऑपरेटिंग एरिया है ना उसके अंदर फ्लो ड्रेन्स प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे कि क्लीनिंग जो है वहां पर बहुत ही आराम से हो सके। ठीक है, देन जो हमारा कंप्लीट एरिया है वो एयर कंडीशन होना चाहिए एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए, मतलब ह्यूमिडिटी जितनी होनी चाहिए वहां पर उतनी ही रहे, एंड कंप्लीट एयर कंडीशंस वो एरिया होना चाहिए, मतलब प्रॉपर वहां पर एयर की सप्लाई
रहनी चाहिए। देन लास्ट हमारे पास में जो भी सारी उस एरिया की दीवारें हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, इनामल सीमेंट फिनिश ऑन कंक्रीट, मतलब वो इनामल सीमेंट फिनिश की होनी चाहिए कंक्रीट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जनरल से कंसिडरेशन होते हैं सॉलिड्स के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे पायलट प्लांट पे हम लोगों ने किसी भी चीज को बनाया, देन हम उसका स्केल अप करेंगे, तो वहां पर हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे सॉलिड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको भी हम लोग जनरल कंसिडरेशंस के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास में रहते हैं सॉलिड्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास में 10 स्टेप्स लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं टैबलेट जो हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस होंगे सॉलिड्स के लिए या फिर ये टैबलेट्स के लिए, तो वो यही पॉइंट्स जो है हमारे पास में हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है मटेरियल हैंडलिंग, मतलब जो भी हमारे पास में रॉ मटेरियल वगैरह होगा उसे हैंडल करना। दूसरा आता है ड्राई ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, ठीक है। तीसरा आता है ग्रैन्युलेशन, फोर्थ आता है ड्राइंग, फिफ्थ आता है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, सिक्स्थ आता है ब्लेंडिंग, सेवेंथ आता है ड्राई कॉम्पैक्शन, देन एट्थ आता है डायरेक्ट कंप्रेशन, नाइन्थ आता है स्लगिंग एंड टेंथ आता है टैबलेट कोटिंग, ठीक है। ये हमारे पास में सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम बहुत ही ब्रीफ के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर सॉलिड्स, ठीक है। 10 मार्क्स का भी आता है, तो ये 10 पॉइंट्स के बारे में हम लोग लिखेंगे, तो बहुत ही ब्रीफ के अंदर हम लोग को लिखना होगा, तो ब्रीफ के अंदर ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, जैसे हम सॉलिड्स के अंदर रॉ मटेरियल्स को लेकर के आए, ठीक है, तो उसे भी प्रॉपर्ली हैंडल करना जरूरी है, किसी भी तरह का हमारे पास इधर उधर लॉस ना हो, जो भी हम मटेरियल लेकर के आए उसे हम अच्छे से स्टोर कर सके एंड इधर से उधर ले जाने में मटेरियल जो है इधर उधर ना बिखरे, ठीक है। दूसरा हमारे पास में ये आता है कि जैसे हम लोग इक्विपमेंट वगैरह के अंदर मटेरियल को डाल रहे हैं जिससे उसके आगे की प्रोसेसिंग हो सके, ठीक है, तो उस टाइम में मटेरियल का कम से कम लॉस होना चाहिए, या फिर हम ये कोशिश करें कि बिल्कुल भी लॉस ना हो, ठीक है। देन लैबोरेटरी स्केल पर जब हम लोग मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, जैसे हम लोग लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि स्पैचुला वगैरह को यूज करें, मतलब कम क्वांटिटी के अंदर हम आराम से जो है हाथ से, जैसे हम लोग लिक्विड्स को ऐसे मेजरिंग सिलेंडर की मदद से इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो लैब स्केल पर तो हम बहुत ही इजीली उसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो चीजों को लिफ्ट करने के लिए, टिल्ट करने के लिए हमें क्या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मॉडर्न हमारे पास में जो इक्विपमेंट्स या मॉडर्न सिस्टम आते हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, वो आते हैं वैक्यूम लोडिंग सिस्टम, ठीक है, मीटर पंपिंग सिस्टम, ये हमारे पास में मॉडर्न मेथड्स होते हैं मटेरियल को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में सेकेंड हमारे पास में आता है ड्राई ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग। तो ड्राई ब्लेंडिंग या मिक्सिंग का क्या मतलब होता है, हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स है, ठीक है, जिन्हें हमें मिक्स करना है। तो एक हमारे पास हो गए कोर्स पार्टिकल्स, एक हो गए फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोर्स पार्टिकल्स के ऊपर जाकर के स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर इसकी मिक्सिंग हो जाती है। बट इसके अंदर क्या होता है कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ एक बार मिक्स हो गए तो उसके बाद में हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अगर जो ब्लेंडिंग है वो प्रॉपरली नहीं हुई, ठीक है, इम्प्रॉपर ब्लेंडिंग होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इक्विपमेंट से जब हम लोग उस मटेरियल को पास करेंगे, ठीक है, तो इक्विपमेंट के अंदर से जब वो फ्लो हो रहा है ना, तो वहां पर कुछ इश्यूज हमारे पास में आ सकते हैं, जैसे वो वहीं पर ही रह गया, आगे नहीं बढ़ा, जिससे कि हमारा आगे का प्रोसेस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन जो हमारा जो कंटेंट है पूरा, अगर ब्लेंडिंग नहीं हुई, दोनों के दोनों टाइप के पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स नहीं हुए, तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी वहां पर नहीं होगी। देन नॉन रिप्रोड्यूसिबल कंप्रेशन होगा, मतलब कंप्रेशन का प्रोसेस जो है वो भी हमारे पास अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ड्राई ब्लेंडिंग या मिक्सिंग के लिए जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं वो हमारे पास आते हैं वी ब्लेंडर हो गए, डबल कोन ब्लेंडर हो गए, ऐसे यही इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं। अब ड्राई ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग करते टाइम हमें ब्लेंडिंग टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ब्लेंडर जो है उसकी लोडिंग के टाइम भी हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है, एंड ब्लेंडर का साइज क्या है, ये सारे पैरामीटर्स को हम लोग को ध्यान से मतलब देखना है जब हम इनको परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पर, ठीक है। थर्ड हमारे पास में आता है ग्रैन्युलेशन, ठीक है। ग्रैन्युलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्हें थोड़े से लार्जर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना जो है वो सिंपली हमारा ग्रैन्युलेशन कहलाता है, ठीक है। अब ग्रैन्युलेशन करने की वजह से सरफेस एरिया जो है वो बढ़ता है, ठीक है, एंड जो हमारे पास में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका डिसोल्यूशन बढ़ता है। तो डिसोल्यूशन बढ़ रहा है मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास में ड्रग वगैरह है वो एब्जॉर्ब भी हमारे पास में आराम से हो पाएगी, ठीक है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का डिसोल्यूशन
डिसोल्यूशन जो है वो हमारे पास में कंप्लीट उसके अंदर जो है कंप्लीट फॉर्मुलेशन के अंदर बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास में ग्रैनुलेशन की वजह से होता है। अब ग्रैनुलेशन दो तरह का हो सकता है, वेट ग्रैनुलेशन एंड ड्राई ग्रैनुलेशन। ठीक है, वेट ग्रैनुलेशन जब हम करते हैं तो हम लोगों ने इसका प्रोसीजर तो पहले भी पढ़ा हुआ है इंडस्ट्रियल के अंदर, तो वो हमें यहाँ बहुत ही डिटेल के अंदर नहीं जानना है। तो वेट ग्रैनुलेशन के अंदर हम ड्राइंग के लिए, मतलब जैसे वेट ग्रैनुलेशन कर दिया, उसके बाद में चीज़ों को सुखाने के लिए हम लोग ट्रे या फिर फ्लूइड बेड ड्रायर को यूज़ कर सकते हैं या फिर स्प्रे ड्रायर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ड्राई ग्रैनुलेशन। ड्राई ग्रैनुलेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ग्रैनुलेशन करने के बाद में चीज़ों को सुखाने के लिए डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड को यूज़ करेंगे या फिर रोलर कॉम्पैक्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है ड्राइंग। ड्राइंग हम लोगों को सबको पता है कि सिंपली क्या होगा कि हमारे पास में जो भी मॉइस्चर वगैरह जो भी चीज़ें हमारे पास में फॉर्मुलेशन के अंदर प्रेजेंट रह गई है उसे हम वहाँ से रिमूव करेंगे, उसे हम सिंपली ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, अब ड्राई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में जो ग्रैन्यूल्स हैं, तो ग्रैन्यूल्स को हम लोग हॉट एयर ओवन से पास करेंगे। ठीक है, ग्रैन्यूल्स को हॉट एयर ओवन से हम लोगों ने पास करा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ग्रैन्यूल्स है वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में ड्राइंग के टाइम जो जो चीज़ों का हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि एयर फ्लो कितना है, एयर का टेम्परेचर कितना है, देन जो ग्रैन्युलेशन की ट्रे होती है उसकी डेप्थ कितनी है, ये सारी चीज़ों को हम लोग ड्राइंग के टाइम पे स्पेशल कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है, तो पार्टिकल साइज जो होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड उसकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो लार्जर एंड स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं उनकी फ्लो रेट जो है वो तो ज्यादा होती है, लेकिन जो डिसोल्यूशन होता है ना, डिसोल्यूशन वो स्मॉलर पार्टिकल्स का ज्यादा होता है, इसलिए हमें पार्टिकल साइज को कम करने की जरूरत रहती है। ठीक है, अब पार्टिकल साइज को कम करने के लिए हमारे पास में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो हमारे पास, जैसे तो हैमर मिल को हम लोग यूज कर सकते हैं, किसी स्क्रीनिंग डिवाइस को, मतलब छालने वाले डिवाइस को हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे पास में क्या होंगे कि इक्वल साइज के पार्टिकल एक साथ आ जाएंगे एंड हमें जितना भी साइज चाहिए होगा उस साइज की मैश से हम लोग उसे पास करेंगे तो हमें वही साइज मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि पार्टिकल साइज जो है वो प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से वेट वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि हमारे पास में जो डाई कैविटीज बनी होती है टैबलेट्स की उसके अंदर प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पाएगी अगर साइज जो है वो सही से नहीं रहेगा तो। ठीक है, अगर कलर वहां पर प्रेजेंट है तो मॉडलिंग के भी चांसेस हो सकते हैं, देन कैपिंग जो है उसके भी चांसेस यहाँ पर हमारे पास हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का भी कहीं ना कहीं मतलब होता है मिक्स करना। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट जो है वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए उसके लिए जो है ब्लेंडिंग सिंपली करी जाती है, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट जो है हमारे पास जो कंप्लीट मिक्सचर है उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट अच्छे से मिक्स हो जाए उसके लिए हम लोग सिंपली ब्लेंडिंग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है सारी की सारी चीज़ों का। ठीक है, अब ब्लेंडिंग के अंदर हमें मतलब क्या क्या चीज़ें ब्लेंडिंग को इफेक्ट करती है, पार्टिकल का शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी हार्डनेस क्या है, देन डेंसिटी क्या है, देन मिक्सिंग जो हो रही है उसकी डायनामिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ड्राई कॉम्पैक्शन। ठीक है, ड्राई कॉम्पैक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो हमारे पास में रोलर्स है, ठीक है, उनके बीच में हम लोग मटेरियल को प्रेशर अप्लाई करके पास करते हैं। इसकी मदद से क्या होगा कि उसकी बल्क डेंसिटी जो है वो इतनी हो जाए जिसकी मदद से उसका कंप्रेशन जो है एंड जो टैबलेट एनकैप्सुलेशन है, ठीक है, वो आराम से हो सके। तो सिंपली ड्राई कॉम्पैक्शन के अंदर हम लोग जो हमारा मटेरियल है उसे दो रोलर्स के बीच में प्रेशर अप्लाई करके पास करते हैं जिससे कि उसकी बल्क डेंसिटी जो है वो टैबलेट एनकैप्सुलेशन आराम से हो सके, उस लायक हो जाए एंड साथ ही साथ कंप्रेशन का प्रोसेस जो है वो भी आराम से हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास में मिक्सचर है एपीआईज का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का एंड एक्सिपिएंट्स का, ठीक है, उसका जो मिक्सचर है उसका हम डायरेक्टली डायरेक्ट कंप्रेशन करेंगे एंड उसे टैबलेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन करके टैबलेट हम लोग बना लेंगे। अब इसके लिए जो इक्विपमेंट्स हमारे पास यूज होते हैं जैसे हाई स्पीड रोटरी मशीन हो गई, मल्टी रोटरी मशीन हो गई, इन इक्विपमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्लगिंग। स्लगिंग क्या होता है, इसे हम लोग ड्राई ग्रैन्युलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में मॉइस्चर सेंसिटिव या फिर हीट सेंसिटिव एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होंगे उनके लिए जो है हम लोग स्लगिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में मॉइस्चर सेंसिटिव या हीट सेंसिटिव एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होंगे उन्हें हम लोग ग्रैन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे जिसकी मदद से फिर उसका आगे का प्रोसीजर जो है वो आराम से हो सके। ठीक है, तो मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव से हम उन्हें नॉर्मल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ग्रैन्युलेशन उसका कर देंगे जिससे वो आगे का प्रोसेस हमारा आराम से हो सके।
नेक्स्ट हमारा आता है टैबलेट कोटिंग। तो टैबलेट कोटिंग क्या होता है, सिंपली जैसे हमारे पास में टैबलेट है, ठीक है, उसका अनप्लीजेंट जो टेस्ट होता है या फिर जो उसका अनप्लीजेंट अपीयरेंस होता है उसे मास्क करने के लिए हम टैबलेट के ऊपर, जैसे टैबलेट है उसके ऊपर एक कोटिंग जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कन्वेंशनल कोटिंग पेन्स की मदद से हम लोग शुगर कोटिंग करते हैं, ठीक है, शुगर की कोटिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में सारे 10 पॉइंट्स थे या स्टेप्स थे जो कि टैबलेट के फॉर्मुलेशन के अंदर, टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे पास में ये स्टेप्स जो है वो रहते हैं। तो यही हमारे पास में पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस हो जाएंगे सॉलिड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब सेकेंड टॉपिक हमारा आता है पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर लिक्विड ओरल्स, मतलब जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म रहते हैं उनके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो कंसिडर करने होते हैं जब हम उन्हें पायलट प्लांट पे बनाते हैं, उससे लार्ज स्केल पर हम जब उन्हें बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिक्विड ओरल्स के अंदर हमारे पास जनरली क्या आएंगे, सोल्यूशंस आ गए, सस्पेंशंस आ गए, इमल्शंस आ गए, ये हमारे सिंपली लिक्विड ओरल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सिंपल सी जनरल कंसिडरेशंस क्या होती हैं, जैसे हमारे पास में क्या है कि कोई भी लिक्विड ओरल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसका जो फिजिकल फॉर्म होगा, ठीक है, फिजिकल फॉर्म जो कि पोरेबल होता है, मतलब हमें पता है ना लिक्विड ऐसे इस तरीके से हम लोग उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो पोरेबल फॉर्म होता है, तो वो जो है न्यूटोनियन या फिर सूडो प्लास्टिक फ्लो जो है वो शो करना चाहिए। एंड जब हम उसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या करेगा कि कंटेनर की शेप वो ले ले, इस तरह के हमारे लिक्विड ओरल्स जो हैं वो सिंपली होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल फॉर्म है वो जब हम उसे पोर करते हैं तो वो न्यूटोनियन या फिर सूडोप्लास्टिक फ्लो शो करना चाहिए, एंड जो भी हमारे कंटेनर के अंदर हम उसे ट्रांसफर करें वो उसी का शेप जो है वो ले ले, इस तरह का वो होना चाहिए, ठीक है। अब जनरली लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर हमारे पास में क्या होता है, वो डिस्पर्स सिस्टम की तरह प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है, एक हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे हम कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म को बना रहे हैं तो उसके अंदर जनरल एंड बेसिक स्टेप्स जो है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 स्टेप्स जो है वो लिख रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, मतलब सबसे पहले हम लोग ये प्लान करते हैं कि हम लोग को क्या मटेरियल जो है वो उसे बनाने के लिए चाहिए, तो कौन सा मटेरियल चाहिए, उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, सबसे पहले ये सारी चीजें जो है वो हम लोग प्लान करते हैं। दूसरा स्टेप आता है लिक्विड प्रिपरेशन, मतलब जो भी चीजें हम लोग को चाहिए थी वो सब हम लोगों ने ले ली, अब हम उनकी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी हम लोग लेकर के एंड देन मिक्सिंग वगैरह करके हमारा फाइनल लिक्विड प्रिपरेशन जो है वो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उसकी फिलिंग करेंगे एंड पैकेजिंग करेंगे, मतलब फाइनल जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हम उसे फिल कर देंगे, प्रॉपर उसकी पैकेजिंग कर देंगे। अब लास्ट में क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो हम लोग चेक करेंगे कि जिस क्वालिटी का हमें वो बनाना था उस क्वालिटी का बना या फिर नहीं बना, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली किसी भी लिक्विड ओरल को मैन्युफैक्चर करते टाइम हमारे पास में ये स्टेप्स जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट जो हम कुछ कंसिडरेशंस देखेंगे, तो हम जैसे पहले तो सॉल्यूशंस के लिए क्या कंसिडरेशंस रहेंगे, फिर सस्पेंशन के लिए क्या रहेंगे एंड फिर इमर्जन के लिए क्या रहेंगे, ऐसे वन बाय वन करके जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन जो है ये होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, मतलब जैसे चीनी है, ठीक है, चीनी को हम लोगों ने पानी के अंदर मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, हमें नहीं पता कहाँ पर चीनी कहाँ पर पानी, वो कंप्लीट मिक्सचर जो है वो बन जाता है, तो वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते। तो सिंपली सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर रहता है। अब सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना होता है, मतलब पायलट प्लांट से लार्ज स्केल पर उसे बनाने के लिए या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हम लोग को क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना होता है। तो टैंक का साइज क्या है, ठीक है, देन इम्पेलर जो है उसका टाइप क्या है, उसका डायमीटर क्या है, देन वहां पर रोटेशनल स्पीड क्या हो रही है चीजों को मिक्स करने के लिए, देन बैफल्स कितने हमारे पास वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, देन ट्रांसफर सिस्टम जो है वो प्रॉपर है या फिर नहीं है, देन फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स जो है वो हमारे पास प्रॉपर है या फिर नहीं है। तो ये कुछ सिंपल से पॉइंट्स जो हम लोग को सोल्यूशन के टाइम तक कंसिडर करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है हमारे पास में, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो सिंपली सस्पेंशन क्या होता है, हमारे बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, मतलब इसके अंदर दो फेजेस प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर यहाँ पर हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने होंगे, सबसे पहले तो एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, मतलब सस्पेंडिंग एजेंट को जब हम लोग ऐड कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम लोग को बहुत ही ध्यान से उसे ऐड करना होता है एंड कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखने होते हैं। दूसरा था हाइड्रेशन और वेटिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। तो सस्पेंडिंग एजेंट जो है उसका हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, उसकी वेटिंग करते हैं, तो वो भी हमें बहुत ही ध्यान से करनी होती है। देन
कितना टेम्परेचर एंड कितना हम लोग को टाइम चाहिए हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। तो हाइड्रेशन के लिए टेम्परेचर क्या रहेगा एंड टाइम कितना चाहिए होगा, वो चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी होती है। मिक्सिंग की स्पीड क्या रहेगी वो हम लोग को ध्यान रखनी होती है। मिक्सर हो गए, पंप हो गए, मिल हो गए, इनका टाइप हम लोग कौन सा यूज़ करें, ये सारी चीज़ें जो हम लोग को सस्पेंशन के अंदर कंसिडर करनी होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है इमल्जन। इमल्जन भी बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, बट ये क्या होता है हमारे पास में लिक्विड इन लिक्विड होता है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास में लिक्विड होते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर हो गया, वाटर इन ऑयल हो गया, तो ये हमारे होते हैं इमल्जन। तो इमल्जन को बनाते टाइम हम लोगों को टेम्परेचर वहां पर क्या है, मिक्सिंग के टाइम पूरा हम लोग को मिक्सिंग की रेट क्या है, स्पीड क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। देन होमोजेनाइजिंग इक्विपमेंट जो हमारे पास में है, जो दोनों लिक्विड्स को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प कर रहा है, वो भी हम लोग को ध्यान रखना होता है कि वो सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर क्या चीज़ है। देन पंप हो गया एंड फिलिंग इक्विपमेंट्स हो गए, इन चीज़ों का भी हम लोग को ध्यान रखना होता है। देन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी हम लोग को इमल्जन्स के अंदर ध्यान रखना होता है, जैसे उसकी अपीयरेंस क्या है, ठीक है, देन उसकी विस्कोसिटी क्या है, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस हो गए लिक्विड ओरल्स के लिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में कुछ फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट्स आते हैं लिक्विड ओरल्स के लिए, मतलब इन्हें बनाते टाइम हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पर्पस क्या है, ठीक है, जैसे एपीआई को प्रोटेक्ट करना है, अपीयरेंस को मेंटेन करना है, अनप्लीजेंट टेस्ट या ऑर्डर को मास्क करना है। एंड यहाँ पर एजेंट्स कौन से यूज होंगे, सोल्यूशन के अंदर, सस्पेंशन के अंदर एंड इमल्जन के अंदर, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर प्रोटेक्टिंग द एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्यूशन के अंदर हम लोग डालते हैं बफर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। सस्पेंशन के अंदर हम लोग डालते हैं बफर एंड एंटीऑक्सीडेंट एंड उसके अलावा पॉलीमर्स। इमल्जन के अंदर भी हम लोग बफर, एंटीऑक्सीडेंट एंड पॉलीमर्स जो है ये तीनों चीजें ऐड करते हैं एपीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन सेकेंड हमारे पास में आता है मेंटेनिंग द अपीयरेंस, मतलब जो हमारे पास में सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या इमल्जन है, उसके अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए हम कौन से एजेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन के अंदर हम लोग कलरिंग एजेंट को, स्टेबिलाईजर्स को, को सॉल्वेंट्स को ऐड करते हैं। सस्पेंशन के अंदर हम लोग कलरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट एंड फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट को ऐड करते हैं। इमल्जन के अंदर हम लोग कलरिंग एजेंट को, इमल्सिफाइंग एजेंट को एंड पेनिट्रेशन एनहांसर्स को ऐड करते हैं, जिससे कि उसकी अपीयरेंस को हम लोग मेंटेन करके रख सकें, ठीक है। देन आता है मास्किंग अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर, मतलब जो टेस्ट उसका अच्छा नहीं होता या उसकी जो स्मेल अच्छी नहीं होती, उसे मास्क करने के लिए हम स्वीटनर्स या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स को ही ऐड करते हैं। तीनों के अंदर ही स्वीटनर्स या फिर फ्लेवरिंग एजेंट को, स्वीटनर्स टेस्ट को मास्क करने के लिए एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑर्डर को मास्क करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिक्विड ओरल्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर सेमी सॉलिड्स, ठीक है। अब सेमी सॉलिड्स को बनाते टाइम हम लोग को क्या क्या चीजों का, क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेमी सॉलिड्स क्या होता है हमारे पास में, सेमी सॉलिड्स जो है इसकी कंसिस्टेंसी हमारे सॉलिड एंड जो लिक्विड होते हैं उन दोनों के बीच में इसकी कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। सेमी सॉलिड्स के एग्जांपल जैसे हमारे पास में ऑइंटमेंट आ गए, जेल आ गए, पेस्ट आ गए, ठीक है, ये सारे जो हमारे सेमी सॉलिड्स के एग्जांपल होते हैं। अब सेमी सॉलिड्स को बनाते टाइम हमारे पास में क्या क्या चीजों को हम लोग को ध्यान रखना होता है, या फिर हम ये कहें पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस क्या होते हैं, मतलब पहले हम उस चीज को पायलट प्लांट पे बना रहे हैं, उसके बाद में हम उसका स्केल अप करके लार्ज स्केल पे बना रहे हैं, तो किन किन पॉइंट्स का हम लोग को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मिक्सिंग इक्विपमेंट, मतलब सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को जिस इक्विपमेंट के अंदर हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सिंग इक्विपमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो क्या करेगा, जैसे हमारे पास में ये इक्विपमेंट है, तो ये कहीं पर भी नीचे या ऊपर कहीं भी प्रोडक्ट को या किसी भी इंग्रेडिएंट को ऐसे साइड में ना छोड़े, अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करे, ऊपर से नीचे से सारी की सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना चाहिए, ठीक है। दूसरी हमारे पास में आती है मोटर। तो मोटर क्या करती है, यही इक्विपमेंट जो मिक्सिंग इसके अंदर हो रही है, तो मिक्सिंग को चालू करने का काम जो है वही हमारी मोटर का रहता है, तो मोटर जो है वो अच्छे से काम करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है मिक्सिंग स्पीड। तो मिक्सिंग की स्पीड क्या है, उससे भी कहीं ना कहीं हमारे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, तो मिक्सिंग स्पीड जो है वो भी हम लोग को जितनी रहनी चाहिए उतनी ही रखनी है, ठीक है। देन कंपोनेंट होमोजेनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास में जो भी अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे अच्छे से मिक्स होने चाहिए, ठीक है। देन हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस, मतलब जैसे हम लोग को किसी चीज को हीट करना है, देन किसी चीज को कूल करना है, ठंडा करना है, गर्म करना है, तो उन चीजों को भी हम लोग को बहुत ही ध्यान उसका रखना होगा कि कितने टाइम के लिए हमें उसे हीट करना है, कितने टाइम के लिए हमें उसे कूल करना है,
ठीक है। देन आता है प्रोडक्ट ट्रांसफर। तो जैसे मेन इक्विपमेंट के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट को बना लिया, अब उसे दूसरे कंटेनर के अंदर हम जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो वो भी हमें बहुत ही केयरफुली करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर पंप। अब ट्रांसफर करने के लिए जो पंप है वो भी किस स्पीड से हम लोगों को उसे काम करवाना है, किस तरीके से पंप का टेम्परेचर वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब किस तरीके से होनी चाहिए, वो हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। देन जब हम वहां पर काम कर रहे हैं तो वर्किंग टेम्परेचर रेंज उस जगह पर क्या होनी चाहिए वो भी हम लोग को ध्यान रखनी होती है। देन जब हम पंप जो है उसका साइज एंड उसका टाइप डिसाइड कर रहे होंगे तो वहां पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो हैं वो उस चीज को इफेक्ट करते हैं, जैसे प्रोडक्ट की विस्कोसिटी है, उसे ध्यान में रखते हुए हमें पंप का साइज एंड उसका टाइप जो है वो डिसाइड करना होता है। देन पंपिंग रेट क्या है उसकी, देन प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटी क्या रहेगी, देन पंपिंग प्रेशर वहां पर कितना रहना चाहिए जिससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सही तरीके से बन सके। सो ये जो सारे पॉइंट्स है ये हमें कंसिडर करने होते हैं जब हम सेमी सॉलिड्स जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं या फिर उसे पायलट प्लांट से लार्ज स्केल पर हम उसे डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट हमारा एक टॉपिक और बच रहा है रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन वाला, वो हम लोग और देख लेते हैं क्योंकि क्या होता है हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर सॉलिड, फॉर सेमी सॉलिड्स एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो वहां पर हम लोग को 5 मार्क्स के अंदर ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, 5 मार्क्स के अंदर हम लोग को रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट जो है वो लिखना होता है अगर हमारे पास ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो, ठीक है। तो इस वजह से वो वाला पॉइंट भी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप लोग मतलब एग्जाम में उसे अच्छे से लिख के आ सके। तो अब लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा वो रहेगा रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या आते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, ए टू जेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी चीजें हम लोग वहां पर मेंटेन करके रखते हैं वो सबके सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है कि बहुत सारी चीजें हम लोग को क्या है कि डॉक्यूमेंट के अंदर लिख के रखनी होती है, जैसे उसका प्रोसीजर हो गया, फॉर्मूला हो गया, ए टू जेड सारी की सारी चीजें हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख करके रखते हैं, वही चीज हम लोग को यहाँ पर देखनी है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ सब टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ गया फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस किस तरह के हमारे पास में हो सकते हैं। तो पहले के जमाने में तो हार्ड कॉपी के अंदर हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रहते थे, लेकिन आज की डेट में क्या है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर एंड या फिर पीडीएफ के रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो है हम लोग आजकल सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस किस स्टेज पर है, जैसे मतलब उसके अंदर कि हमारा जो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक का जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, अभी वो कहाँ तक पहुंचा है, वो सारे के सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स वो हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस किस तरह के हमारे पास में हो सकते हैं। तो मेनली हमारे पास में दो तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहते हैं, एक तो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स। अब परमानेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक रहते हैं, जब प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद में भी हमें इन्हें संभाल के रखना होता है जिससे कि आगे जो लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन हो वहां पर ये हमारे पास में काम आ सके, ठीक है। एंड टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इन्हें हम लोग को मतलब हमेशा के लिए संभाल के रखना जरूरी नहीं होता, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में हम इनको मतलब फेंक सकते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए रख करके उसके बाद में फेंक सकते हैं, मतलब इसका कोई खास काम नहीं होता क्योंकि इसके अंदर क्या है कि प्रोजेक्ट के लिए एंड प्रोजेक्ट के टाइम पर जो भी आइडियाज होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो सारी चीजें जो मेनली इसके अंदर होती है या फिर उसी टाइम कुछ भी वर्किंग पेपर्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। बाकी जो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके अंदर हेल्प इन्फो हो गई, यूजर मैनुअल्स हो गई, ठीक है, मतलब क्या क्या स्टेप्स करते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सारी की सारी चीजें, ट्रेनिंग मटेरियल्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पर रहती है। तो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड वो हमें एंड तक संभाल करके रखने होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग को संभाल के नहीं रखना होता। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो स्ट्रक्चर जो है डॉक्यूमेंट का इस तरीके से होना चाहिए कि उसके अंदर प्रॉपर इंडेक्सिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कॉलम्स वगैरह जो बने होने चाहिए जिसके अंदर एक एक चीज जो है वो अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, जिससे कि जैसे जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी लेकिन किसी स्टाफ को कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है, किसी स्टाफ को कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो वो जिस भी इंफॉर्मेशन की उन्हें जरूरत है उसी इंफॉर्मेशन को ले सके, उसके लिए क्या है कि उसे प्रॉपरली मतलब उसे हमें मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट एट स्टार्ट ऑफ स्केल अप, मतलब स्केल अप हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। तो जैसे सिंपल स्केल पर हम लोग एंड स्मॉल स्केल पे हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा हमारे पास में स्प्रेडशीट, एक सिंपल सा सामने सामने हमारे पास में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रहता है।
वहीं हम दूसरी तरफ बात करें लार्ज स्केल की, तो लार्ज स्केल पे जब हम लोग किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो एक मैनेजमेंट टूल सेट कंप्लीट हम लोग को चाहिए होता है, उस तरीके से जो हमारे वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास स्केल अप को जब हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो जो हम लोग कर रहे हैं उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देन फॉर्म क्या क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी प्रोडक्शन के लिए, ये सारी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड स्टेटस। मतलब डॉक्यूमेंट्स जो कि क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोग्रेस कितनी है, उसका करंट स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखने वाले डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर हमारे पास में रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब हम लोग ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा तो हमने कंप्लीशन की क्या डेट डिसाइड करी है, देन अब उसका करंट स्टेटस क्या है, एंड अभी जो उसका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, उसकी इफेक्टिव डेट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास में रहती है। देन डॉक्यूमेंट एट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो गया तो खत्म होने के पहले जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं ना वो ये चीज़ डिसाइड कर देते हैं कि किस किस इंसान को कौन कौन सी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखने हैं। तो जब हमारे पास में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें तो हम अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि अब जब जैसे हमने पायलट प्लांट पर जो हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो करा है, ठीक है, अब उसके बाद में हम उसे लार्ज स्केल पर हमें वही चीज़ डेवलप करनी है तो वहाँ पर हमारे पास में क्या होता है कि जो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही काम आते हैं, बाकी दूसरी तरफ जो टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आर्चिव कर सकते हैं, उन्हें हम लोग साइड में रख सकते हैं, आगे हमारा उनका कोई भी काम नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कंप्लीट रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन। ये एक बार के लिए हमें सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद में तो लर्न हो ही जाएगा, बाकी हम मन से लिख करके आ सकते हैं अगर इसका क्वेश्चन हमारे पास में आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारी सुपैक गाइडलाइंस या फिर ये कहें एसयूपीएससी गाइडलाइंस होती है वो डिस्कस करेंगे, एंड एक और टॉपिक हमारा जो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।